नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा पिछले वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि उपन्यास परंपरा में दिव्या जो हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद तीसरा उपन्यास जो हमारे सिलेबस का उपन्यास है वो आज हम शुरू करेंगे, वो है मैला आंचल। तो चार उपन्यास हमारे सिलेबस में हैं, आपको ध्यान ही होगा। पहला है गोदान, दूसरा है दिव्या। ये दोनों उपन्यास हम पढ़ चुके हैं पिछले दिनों में। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं, पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा जो उपन्यास है वो है मैला आंचल, जो हम पढ़ेंगे आज से। और जो चौथा आखिरी उपन्यास है वो है हमारा महाभोज। ठीक है, ये चार उपन्यास हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो मैला आंचल। थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे हो गया है क्योंकि आप लोगों को छुट्टी दी गई थी 15 अगस्त की। तो अभी जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से इस वीक, आज मंडे है, तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को तो हम मैला आंचल पढ़ेंगे अगले 3 दिनों में। थर्सडे, फ्राइडे को हम पढ़ेंगे महाभोज। और सैटरडे और संडे आपका पूरा उपन्यास जो है उसके रिवीजन के लिए रखा जाएगा। तो अब इसी शेड्यूल के हिसाब से आप चलेंगे। तो आज हम मैला आंचल से पढ़ते हुए अगले 3 दिन मैला आंचल, फिर महाभोज, और उसके पास अगले 2 दिन उपन्यास का रिवीजन। ये प्लान हमारा इस वीक का रहेगा। शेड्यूल का ये डॉक्यूमेंट यही रहेगा, आप इसी को फॉलो करेंगे। बस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। तो आज जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है संवेदना पक्षों में पढ़ना है, मैला आंचल की संवेदना। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास के रूप में, और मैला आंचल में अंचल का जो नायकत्व है। देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा तो एक आधा टॉपिक हम कल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संवेदना वाला पक्ष में काफ़ी टाइम लेगा, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, अगर ये वाला समझ गए तो बाकी टॉपिक आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वरनाथ रेणु। यह एक आंचलिक उपन्यास है। क्या होता है आंचलिक उपन्यास, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। पर यह एक आंचलिक उपन्यास है, और आंचलिक उपन्यास भी क्या, बहुत महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है, जिसने पूरे आंचलिक उपन्यास की एक नई उपन्यासिक धारा शुरू की, और उसमें भी ये आज तक का बेस्ट उपन्यास कहलाता है। ठीक है, अब इसका संवेदना, इस पूरे उपन्यास की संवेदना पक्ष में क्या क्या डायमेंशंस हैं ये देखेंगे। तो ये हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। इसमें आंचलिक उपन्यास की सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आंचलिक उपन्यास की ये विशेषताएं समय व स्थान में सीमित नहीं होती। अच्छा, समय और स्थान में सीमित होती हैं कि उस पर्टिकुलर अंचल में उस समय की जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उसी का इसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और विवरण भी कैसा? जीवन के सभी पक्षों व उन पक्षों के सभी चेहरों का विस्तार से वर्णन इस उपन्यास में किया जाता है। अब बात आती है कि जीवन के विभिन्न पक्षों से तात्पर्य क्या है। तो इस उपन्यास में 5 महत्वपूर्ण जीवन के पक्षों पर चर्चा की गई है। पहला है भौगोलिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। अब हम एक एक करके इन 5 पक्षों को डिटेल में पढ़ेंगे। यही इसका संवेदना पक्ष है। समझ में आई बात? संवेदना पक्ष मतलब जीवन के सभी पक्ष, और जीवन के सभी पक्षों में ये 5 पक्ष कहाँ कहाँ इस रचना में देखने को मिलते हैं। पहला आते हैं भौगोलिक पक्ष। भौगोलिक पक्ष का मतलब ये होता है कि भौगोलिक और जो आंचलिक पक्ष है ये दोनों तय करते हैं इसकी आंचलिकता। तो भौगोलिक और आंचलिक पक्ष उपन्यास को आंचलिकता प्रदान करते हैं। भौगोलिक पक्ष में आप देखेंगे तो रेणु ने न केवल बाहरी भूगोल का वर्णन किया है बल्कि आंतरिक भूगोल का भी वर्णन किया है। बाहरी भूगोल से तात्पर्य ये है कि जिस अंचल मेरीगंज जो गांव है इन्होंने जो लिया है, उस मेरीगंज तक कैसे पहुंचा जाए ये बताया है इन्होंने, ताकि उसके बाहरी भूगोल से हर व्यक्ति फिर जुड़ पाता है। जैसे ऐसा ही गांव है मेरीगंज, रोथहट स्टेशन से 7 कोस पूरब
बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। तो आदमी आसपास के पूरा जो भौगोलिक परिदृश्य है उसको इमेजिन करते हुए उस गांव तक पहुंचने का प्रयास करता है। ये बाहरी भूगोल से पता चलता है। आंतरिक भूगोल का मतलब ये कि गांव तो बता दिया कि कैसे पहुंचेंगे, गांव कहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन उस गांव में का भूगोल क्या है ये आंतरिक भूगोल के माध्यम से बताते हैं। कैसे? मेरीगंज एक गांव है, 12 वर्णों के लोग रहते हैं। गांव के पूरब में एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है और बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। तो एक पूरा परिदृश्य बनता है उस पर्टिकुलर गांव का। तो ये तो है इसका भौगोलिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में जब हम चार्ट देखेंगे तो सामाजिक पक्ष में हमें जाति व्यवस्था, नारी का स्थान, धार्मिक विकृतियां और अंधविश्वासों की मानसिकता, ये 4 डायमेंशन इसमें कवर करने हैं। भाई उस दौरान लिखी गई है ये रचना जब आज़ादी के आसपास का समय है। उस दौरान जाति व्यवस्था भी थी, नारी को लेके कोई सकारात्मक दृष्टिकोण भी नहीं था, धार्मिक जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत था, धर्म के आडंबर वगैरह पूरे चरम पर थे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। जाति व्यवस्था कहाँ किस तरीके से दिखाया है रेणु जी ने कि मेरीगंज जो है वो जाति के आधार पर वर्गीकृत है। सामान्य सी बात है, उस दौरान का समाज और विशेषकर जब ग्रामीण समाज की हम बात कर रहे हैं तो जाति व्यवस्था होना बहुत ही स्वाभाविक है। जातीय झगड़े यहाँ पर सामान्य है। जातियों में शक्ति संतुलन लेकिन बना हुआ है। जातियों में आपस में घृणा की भावना है, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। देखिए 2 उदाहरणों से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब गांव में 3 ही प्रमुख दल हैं, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण अभी भी तृतीय शक्ति हैं। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बटे हुए हैं। यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए डूब मरने की जो बात कर रहे थे ना, जातियों में आपस में घृणा की भावना, प्रतिस्पर्धा, वो देखने को मिल रही है। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ भी समाया हुआ है, मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। मतलब पूरी जाति व्यवस्था का इन 2 उदाहरणों से पूरा हमें पता लगता है। ठीक है। फिर है नारी का स्थान। आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत ही प्रगतिशील विचार तो नहीं देखने को मिलेंगे। तो विशेष रूप से जो रेणु ने कोई टिप्पणी नहीं की है नारी को लेकर, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको उस अंचल में नज़र आएंगे जो उपन्यास में भी नज़र आ रहे हैं, जिनसे नारी की जो उस दौरान की स्थिति है उसका पता चल पाएगा। जैसे नारी की स्थिति का कैसे पता चल रहा है कि अगर किसी के घर में आर्थिक अभाव है तो वरीयता किसको दी जा रही है? पुत्र को वरीयता दी जा रही है। बीमार हो रहा है कोई तो पुत्र को बीमार होने पर, ठीक कराने पर पैसा लगाया जाएगा। लड़की होगी तो उस पर पैसा नहीं लगाया जाएगा। जैसे कोटेशन भी है इसका, लड़की की जात बिना दवा दारू के आराम हो जाती है, मतलब उसको इलाज की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा बताया जाए। कितना भेदभाव वाला ये जो माहौल है। नारी को विश्वसनीय भी नहीं माना जाता, नारी पर नियंत्रण ही अंतिम उद्देश्य है। ये बड़ा सूत्र वाक्य टाइप से लिखा गया है वहाँ पर। शास्त्र में लिखा है, जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। मतलब आधिपत्य वाली जो बात है ना नारी के प्रति, वही वाला भाव समाज का देखने को मिल रहा है। आपसी संघर्षों में भी पराजित जब होता है तो समूह की महिलाएं ही शोषण का शिकार होती हैं। विजय की मानसिकता नारी पर शारीरिक विजय से भी जुड़ी हुई है। ये आप राजा महाराजाओं की लड़ाई वगैरह भी देखते हैं, उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इसका संदर्भ कहाँ पर आया है कि संथालिनों पर बलात्कार प्रसंग को बेहद प्रतीकात्मक संदर्भों में रेणु ने व्यक्त किया है। एक और संदर्भ आता है कि शोषणकारी जो संदर्भ है, यौन शोषण से जो संबंधित है, वो है लक्ष्मी का प्रसंग। महंत है, जो महंत ऐसे समझ लीजिए जो पूजा पाठ करते हैं, वह लक्ष्मी का शोषण कर रहा है, लेकिन फिर भी समाज की क्या मानसिकता है कि लड़की ने ही कुछ गलत किया है जिससे महंत का धर्म भ्रष्ट हो गया। मतलब सोच का लेवल देखिए आप कि महंत उसका शोषण कर रहा था, फिर भी समाज उसे ही दोषी ठहरा रहा है कि उसने माया बनकर उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया। देखिए समाज की क्या स्थिति थी उस दौरान। अगला जो डायमेंशन है वो धार्मिक विकृतियां। हम पढ़ रहे हैं क्या? सामाजिक, समाज कैसा था उस टाइम पर, है ना। सामाजिक जीवन की बात हम मेलांचल में कर रहे हैं। एक डायमेंशन हमने जाति का देखा, एक हमने नारी का देखा, अब तीसरा देख रहे हैं धार्मिक विकृतियां। तो मेरीगंज में धार्मिक जीवन का संबंध वहाँ उपस्थित मठ से है। वहाँ पर एक मठ है
जिसमें महंत साहब उसका पूजा करते हैं। सामाजिक मान्यता यही है कि देखो, अगर मठ में कोई पूजा कर रहा है तो वो प्रवृत्ति मूलक नहीं हो सकता, उसको निवृत्ति मूलक होगा, मतलब समाज की मोह माया से परे जो व्यक्ति होगा उसी को पूजा पाठ का अधिकार होना चाहिए, जो महंत साहब को भी है। तो निवृत्ति मूलक धर्म के कारण माया से दूर रहना आवश्यक माना गया है, अन्यथा महंती पद नहीं मिलेगा। सभी भौतिक सुविधाओं से युक्त होने पर भी व्यक्ति क्या होता है, कुंठित जीवन बिताता है, क्योंकि आर्थिक पक्ष तो मजबूत है, लेकिन चूंकि वो निवृत्ति मूलक जीवन व्यतीत कर रहा है फिर भी कुंठित है। और इस कुंठा में उसने एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, उसका जीवन बर्बाद कर देता है। अभी कोटेशन से आप समझ पाएंगे कि क्या महंत लक्ष्मी को मठ पर लाया था, मतलब अपनी इस क्योंकि उसको निवृत्ति मूलक दिखाना है अपने आप को, लेकिन भोगवादी मानसिकता भी है, तो वो एक लड़की को ले आया और उसका शोषण कर रहा है। तो महंत लक्ष्मी को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी। कहाँ वह बच्ची, कहाँ वह 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि सुनकर पाथर भी पिघल जाए। तो ये जो मानसिकता है, ये जो अपन द्वंद्व खुद का है लेकिन पीसा जा रहा है लक्ष्मी को, ये इसमें दिखाई। ये वाला पक्ष आप नारी में भी लिख सकते हैं। तो यौन भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की गई है। मठ के जीवन में सत्ता संघर्ष को भी ध्यान दिया गया है। अंधविश्वासों की मानसिकता दिखाई गई है। आप खुद सोच सकते हैं, आज से लगभग 80 साल पहले अंधविश्वास तो चरम पर था। लोगों का वैज्ञानिकता उस टाइम पर इतना विज्ञान प्रभावी भी नहीं था और विज्ञान को लेकर इतनी पैठ भी नहीं थी। तो आर्थिक विकास कम है, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार कम है। डॉक्टर प्रशांत जो गांव को बचाना चाहते थे, परंतु गांव के जोतकी काका अंधविश्वासों के कारण सक्रिय विरोध करते हैं। देखिए इनका कथन देखिए आप। डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंक कर देह में जहर दे देते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कुओं में दवा डाल देते हैं और गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। मतलब डॉक्टर खुद बीमारी को फैला रहा है, ये विचार है अंधविश्वास का चरम। ठीक है, अंधविश्वासों के परिणाम क्या होते हैं उसको दिखाया है इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कमली व पार्वती के द्वारा। कमली को बीमारी क्यों लगी, क्योंकि उसका 3 बार रिश्ता टूट गया। मतलब अंधविश्वास देखिए आप, सारा समाज उसे अब शकुनी मानने लगा, जिससे वह मनोरोगी हो गई, पागल हो गई वो। पार्वती की माँ स्नेह, वात्सल्य, करुणा के भावों की प्रतिमूर्ति है, लेकिन समाज उसे डायन घोषित कर उसकी हत्या कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं अंधविश्वास और अंधविश्वासों के परिणाम भी इन्होंने दिखाए हैं। तो ये दूसरा पक्ष था हमारा अब तक, सामाजिक पक्ष। तीसरा जो पक्ष है वो है आर्थिक जीवन। रेणु जी का मानना है कि ठीक है, सारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं भी हैं, लेकिन उनका मानना है कि संपूर्ण जीवन का चित्रण जो भी किया हो, लेकिन मूल जो समस्या है, जो गहन जो समस्या है, वो आर्थिक ही है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक गरीबी व जहालत न होगी तब तक ये आंचल मैला ही होगा। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से दिखाया उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों से पैसा वसूल कर बनने के लिए कोई अगर ऐसा काम करे तो उसे वह चिकित्सीय धर्म के खिलाफ समझता है। तो डॉक्टर प्रशांत सेवा उद्देश्य से गांव में आया है। वह बेसिकली कालाजार का जो औषधि है उसके निर्माण के लिए आया है। कालाजार के निदान के लिए वह एक औषधि बनाना चाहता है जो रामबाण औषधि साबित हो। वह महसूस करता है कि जिसके लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उसके लिए दवाई किसी काम की नहीं। मतलब मूल समस्या, जब तक आर्थिक समस्या से दूरी नहीं जाएगी तब तक ये रोग के लिए औषधि बना लें या रोगों को दूर कर दें, ये सफल नहीं हो पाएगा। अपने सारे वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मूल समस्या क्या है, आर्थिक है। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। यही केंद्रीय वाक्य है, इसको याद कर लीजिए वापस। MTR है ये, क्या है MTR मतलब मुझे तुम रटो। ठीक है, चलिए। तो रेणु ने न केवल गरीबी को मूल समस्या के रूप में चित्रित किया है, बल्कि इसके कारण भी ढूंढे हैं। गरीबी उत्पादकता की कमी की वजह से नहीं, वितरण की असमानताओं से है, जो आज भी आप देख पाते हैं। रेणु ने आर्थिक समस्या को सौंदर्यपरक नज़र से देखा है। खम्हार के चक्कर से के माध्यम से उन्होंने कृषक समस्या को भी उठाया है। ठीक है,
फिर जो चौथा पक्ष है वो है राजनीतिक पक्ष। यह देखिए कालखंड क्या है रचना का, शुरुआत वहाँ से होती है जब आज़ादी मिलने वाली ही है और अंत वहाँ होता है जहाँ आज़ादी बस मिली ही थी। उस दौरान शुरुआती जो लोकतंत्र की किस्म है उसके बारे में चर्चा की गई है। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भी बात की गई है कि किस तरह दल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में लगे थे, क्योंकि जिसका बहुमत होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा लोग होंगे, उसी को सत्ता मिलती थी। अशिक्षा व गरीबी से त्रस्त समाज में लोकतंत्र का किस प्रकार स्वरूप था, ये सब चर्चाएं रेणु जी ने की हैं। दो राजनीतिक दलों की यहाँ पर चर्चा की गई है, कांग्रेस व सोशलिस्ट पार्टी। जो रेणु थे वो समाजवादी थे, तो सोशलिस्ट पार्टी पर उनका रुझान ज़्यादा था, पर उन्होंने तटस्थता के साथ में न्यूट्रलिटी बनाते हुए इस उपन्यास में चीज़ों को लिखा है। आंचलिकता का उन्होंने पूरी तरह निर्वाह किया है। कांग्रेस की खूबियाँ भी दर्शाई हैं तो समाजवाद की विसंगतियाँ भी उन्होंने बताई हैं। तो दो, ऐसे समझिए इसको, दो राजनीतिक दलों की विस्तार से चर्चा है, कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी। दोनों की विशेषताएं और विसंगतियां दोनों बताई हैं, अच्छाई बुराई दोनों बताई है। ठीक है। कांग्रेस की विसंगतियां उन्होंने वामनदास के माध्यम से बताई है कि किस प्रकार कांग्रेस में जातिवाद घर कर गया है। कांग्रेस का मूल चरित्र भी अब भूमिपति, जमींदारों व पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गया है। कांग्रेस के अहिंसा सत्याग्रह जैसे आदर्शवादी जो मूल्य थे, जिसमें गांधी भी शामिल हैं, वो आम आदमी उसको समझ ही नहीं पाता है। कांग्रेस पर भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों का नियंत्रण हो गया है। एक बहुत ही प्रतीकात्मक एक घटना हुई है इस उपन्यास में, जिससे इस चीज़ का ताना बाना पूरा खुल जाता है। वो है दुलारचंद कापरा द्वारा वामनदास की हत्या। एक तरीके से प्रतीकात्मक अर्थ में गांधी के मूल्यों की ही मौत है। इसे याद रखिएगा, अगेन ये MTR है, मुझे तुम रटो। दुलारचंद कापरा द्वारा वामनदास की हत्या गांधी के मूल्यों की हत्या है, कांग्रेस के मूल्यों की हत्या है। ठीक है ना। तो ये वाली चीज इसमें बताई गई है। दूसरा जो दल बताया गया है वो सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। रेणु भी सोशलिस्ट थे, थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखेगी पर थोपी भी नहीं लगेगी। कालीचरण इसके प्रतिनिधि हैं, जिसके माध्यम से ये विचार व्यक्त हुए हैं। कालीचरण की बातें लोगों के घावों पर मरहम का कार्य करती है। समाजवादियों की मान्यता है कि समाज का जो विभाजन है वह मूलतः आर्थिक आधार पर है, ना कि सामाजिक आधार पर है। और सामाजिक संघर्ष जातीय नहीं, क्या है, वर्गीय है। और वर्ग कौन से हैं? अमीर और गरीब। उनके अनुसार दो ही जातियां हैं, एक अमीर और दूसरी गरीब। प्रमाण करता है ये वाला कथन देखिए। कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है? जात दो ही हैं, एक अमीर और एक दूसरी गरीब। देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ दो जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है ना। ये तो वह सोशलिस्ट पार्टी, थोड़ा सहानुभूति दिखेगी, लेकिन इसकी भी विसंगतियों को उन्होंने दर्शाया है। कैसे? जाति का विरोध करने वाला यह दल अपने नेतृत्व को ही जाति के आधार पर निर्धारित करता है। मतलब इसके जो टॉप पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं वो भी जाति के आधार पर ही हैं। जैसे वसुदेव को मेरीगंज की कमान इसीलिए दी जाती है कि वे यादव जाति के हैं। प्रमाण है ये कथन, मेरीगंज में सबसे ज़्यादा यादवों की आबादी है, वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। मतलब जाति के आधार पर नेतृत्व को चुना जा रहा है। लोकहित की बात करते हुए भी स्वहित को लोकहित से ऊपर रखने लगते हैं इसके लोग भी, जो इससे जुड़े हैं। संघर्ष के नाम पर इसमें डकैतियों, खूनियों का प्रवेश होने लगता है। डाकू कर्मकार को किसानों का नेता घोषित करते हैं। ठीक है ना। तो जबकि वो डाकू है तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा है, तो डाकुओं का भी इसमें स्थान आ चुका है। तो हालांकि दो ही राजनीतिक दलों की चर्चा है, थोड़ी बहुत चर्चा हिंदू महासभा की भी सीमित चर्चा की गई है, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा इनकी और इनकी भी दोनों जो अच्छाई बुराइयों को दिखाया गया है। अंतिम जो पक्ष है वो है इसका सांस्कृतिक पक्ष। रेणु ने आंचलिकता की प्रवृत्ति का निर्वाह करते हुए उपन्यास मेरीगंज की लोक संस्कृति के कई सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। जैसे उत्सव धर्मी संस्कृति, आंचलिक क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सवों को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है और बहुत सारे उत्सव देखने को मिलते हैं। तो यही उत्सव धर्मी जो संस्कृति है उसका उन्होंने वर्णन किया है। जैसे गाड़ी हाँकते हुए गाड़ी वानों
के द्वारा भौजिया गीत गाया जाना, खम्हार खुलने पर विदापद के गीत गाए जाना, नृत्य गीत गाया जाना, वर्षा न होने पर जा जटिन का खेल करवाया जाना ताकि इंद्र देवता को खुश किया जा सके। और ऐसे प्रसंगों को बड़े ही काव्यात्मक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है और इस प्रस्तुतिकरण में ध्वन्यात्मक नाद योजना के भी संदर्भ प्रस्तुत किए हैं, जैसे धिन्ना 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 निन्ना निन्ना दिन तक धिन्ना दिन तक धिन्ना। तो ये ध्वन्यात्मक जो होता है ये यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप यही लिखेंगे, निष्कर्ष लिख रहे हैं हम, पूरी जो बात की है हमने, पूरी जो संवेदना की बात की है उसकी बात कर रहे हैं कि मेरी गजगांव के सारे पक्षों में रूपों का वर्णन किया है। रचना को किसी सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित रचना के रूप में नहीं लिखा है। अंचल के यथार्थ के प्रत्येक अंश को संपूर्णता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसके कथ्य के बारे में बस यही लिखा जा सकता है, इसमें फूल भी हैं, इसमें शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये फणीश्वर नाथ रेणु के खुद के शब्द हैं कि जो जैसा था, जैसा जो अंचल था उसका यथार्थ वर्णन ही मैंने किया है, किसी भी चीज़ को मैंने छुपाने की कोशिश नहीं की है। तो ये वाला जो टॉपिक था ये पूरा संवेदनात्मक पक्ष है, बाकी तो सब टॉपिक्स हैं इसके, पूरा जो ये कहें कि इसका जो सार है उपन्यास का, ये पिछले 10-15 मिनट में हमने पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है वो है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि आंचलिक उपन्यास की जो परंपरा है उसमें मैला आंचल की क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी उपन्यास के इतिहास में जिस तरह से एक क्रांतिकारी घटना के रूप में गोदान उपन्यास लिखा गया, वैसी ही एक क्रांतिकारी घटना मैला आंचल भी थी। मैला आंचल की रचना एक बहुत बड़ा प्रस्थान बिंदु है आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में। आंचलिक उपन्यास की परंपरा घोषित रूप से यहीं से प्रारंभ होती है, हालांकि पहले भी परंपरा थी, लेकिन घोषित रूप से यहीं से इसकी शुरुआत होती है। घोषित रूप से यह आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु ने शुरू में ही लिखा है। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा चित्र बनाया है, कथा का चित्र बनाया गया है। तो एक घोषित रूप से एक आंचलिक उपन्यास है। अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं क्या होती हैं। परिभाषा जब हम देखेंगे तो आंचलिक उपन्यास लेखन की एक विधा है या विशिष्ट शैली है जिसमें खास भौगोलिक क्षेत्र का चयन कर अब किसी विचारधारा का रंग चढ़ाए बिना उसके संपूर्ण जीवन को यथा रूप में ही प्रस्तुत कर देना होता है। दोबारा से देखिए इसको, क्योंकि ये कोई भी प्रश्न आएगा उसमें लिखेंगे आप। आंचलिक उपन्यास लेखन की एक विशिष्ट शैली है जिसमें खास भौगोलिक क्षेत्र का चयन कर बिना किसी विचारधारा को थोपे उसके संपूर्ण जीवन को यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत कर देना है। ये संपूर्ण जीवन की बात अभी हमने 5 डायमेंशन के तहत इसके संवेदना पक्ष में जस्ट की है। क्लैरिटी है? ठीक है, तो यह जो घोषित तौर पर यह उपन्यास आंचलिक है, परंपरा का प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि आज तक के आंचलिक उपन्यासों के समक्ष या रचनाकारों के समक्ष यह सृजनात्मक चुनौती पेश करता है कि इस जैसा आंचलिक उपन्यास आज तक नहीं लिखा गया है। कोई लिखने की कोशिश भी करेगा तो यह इतना बड़ा पैरामीटर सेट हो चुका है कि बहुत मुश्किल नजर आता है। तो आंचलिक उपन्यास में जो रचनाकार है वो एक विशिष्ट भूगोल में ही रमे रहना चाहते, एक विशेष क्षेत्र पर ही फोकस करता है। इसमें कोई व्यक्ति नायक नहीं होता बल्कि अंचल ही नायक होता है। हालांकि मैला आंचल में कई सारे ऐसे जो चरित्र हैं जो नायक होने के करीब थोड़े बहुत हो सकते हैं पर आसपास भी नज़र नहीं आते, जैसे प्रशांत, कालीचरण, बामन दास प्रभावित चरित्र हैं, परंतु अंचल के नायकत्व के आगे क्या है, ये फीके हैं। ये सभी चरित्र मिलकर अंत में अंचल के जटिल व संश्लिष्ट
चरित्र को ही क्या करते हैं, उभारते हैं। तो अंचल के समस्त और जो आंचलिक उपन्यास होगा उसका उद्देश्य अंचल के समस्त यथार्थ को उभारना होगा, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक होगा, सांस्कृतिक होगा, भौगोलिक होगा, सारा ये हम सारे डायमेंशंस पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं वही कह रहा था, जब संवेदना पक्ष आप अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी तो सब टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, लिख पाओगे इसके बारे में। समाजवादी होने के बावजूद भी विचारधारा थोपने से बचे हैं, तटस्थता रखी है इन्होंने, इसमें फूल भी हैं शूल भी, ये वाला हम देख चुके हैं। भौगोलिक वर्णन की अहमियत होती है, भौगोलिक बाहरी और आंतरिक हम पढ़ चुके हैं। सांस्कृतिक वर्णन पढ़ चुके, बस एक पक्ष आंचलिक शब्दावली, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो उस अंचल विशेष के हों, ऐसा इन्होंने प्रयोग भी किया है। कन्या, घमाघम, भैंस चरमन, वाइस चरमन को भैंस चरमन, भैंसर चरमन, मीटिंग को मीटिंग, जेल को जेहल, है ना। तो वो जो लोकल जो शब्द थे उनका बराबर प्रयोग किया है। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, सभी कसौटियों पर खरा क्या उतरा है, इसी ने कसौटियां तय की हैं। मैला आंचल ही वो उपन्यास है जैसे आंचलिक उपन्यासों के लिए सृजनात्मक चुनौती तो पेश करता ही करता है और कहीं ना कहीं कसौटियों को भी गढ़ता है। ठीक है, तो बाद में भी कई उपन्यास लिखे गए पर इसकी टक्कर का कोई भी उपन्यास नहीं लिखा गया। तो ये आज के टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक और है अंचल का नायक। तो चूंकि वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, कल के टॉपिक छोटे हैं, तो इस टॉपिक को हम कल कर लेंगे, कल यहीं से शुरुआत करेंगे और बाकी के टॉपिक्स करेंगे। तो उम्मीद है मैलांचल कई शुरुआत में जैसे मेरी मैं बात करूँ तो मैलांचल मुझे थोड़ा कम समझ में आता था, लेकिन जब एक बार पढ़ा, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, तो ये उपन्यास अच्छे से समझ में आने लगा। अगर आप में से भी किसी को यही लगता है कि मैलांचल एक कठिन उपन्यास है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप भी ऐसा फील कर रहे हो, पर है नहीं, जब ढंग से पढ़ लेंगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं आप, और फिर कल बाकी के टॉपिक्स के साथ हम जहाँ पे हमने छोड़ा है वहीं से कल हम फिर शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।